फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नीट की कोचिंग आपको कब करनी चाहिए। नीट की कोचिंग चूंकि बहुत महंगी होती है, 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस होती है आजकल, और आप ऑनलाइन करें ऑनलाइन भी बहुत महंगी होती है, तो ये काफ़ी एक मतलब एक्सपेंसिव चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप किस टाइम पे नीट की कोचिंग करें ताकि आपको जो आउटपुट है वो बेस्ट मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर ये बात। देखिए, सबसे पहले बात, नीट कोचिंग जो है नीट कोचिंग करते कौन है? पीसीबी वाले स्टूडेंट। पीसीबी या पीसीएमबी भी हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी मस्ट होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, अब 3 यहाँ पे जगह है, 3 जगह पे आप कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 जगह पे मतलब 3 आपके लाइफ में टाइम आएंगे जहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, नीट की सबसे पहले तो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं कोचिंग। ठीक है, सेकंड है विद 12th के साथ भी करते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है। और थर्ड है आफ्टर 12th। बच्चों देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट को लेकर कई सालों से, और मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है और बच्चों को समझने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, नीट की कोचिंग जो है ये काफ़ी महंगी होती है। आजकल ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन तो आपको पता ही है 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस होती है। रहना खाना मिला मिलू के आपके 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी अगर आप लेते हैं तो भी कॉस्टली ही है थोड़ा सा, क्योंकि नीट में काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कोचिंग की फीस थोड़ी ज़्यादा ही होती है अमूमन। ठीक है, अमूमन बोल रहा हूँ, कोई एक आध एक्सेप्शन हो तो पता नहीं, बाकी अमूमन फीस ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट, पैसे से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लाइफ का एक फेज, आपकी लाइफ का एक टाइम, एक साल इसमें जा रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ भी नतीजा नहीं निकलता, ठीक है, या पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, तो वो हमेशा लाइफ टाइम एक क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके लिए कि आपने उस साल क्या किया था। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। देखो, नीट की कोचिंग पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट करते हैं, या पीसीएमबी भी हो सकते हैं, लेकिन वो बायोलॉजी से ही नीट की कोचिंग करेंगे। ठीक है, 3 जगह नीट की कोचिंग कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो आते हैं आफ्टर 10th वाले, वो बच्चे होते हैं जो 10th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हो, 10th में 95% या स्कूल टॉपर रहे हो। ठीक है, इस तरीके के जो बच्चे रहते हैं, उन्हें उनके माँ बाप क्या करते हैं, 11th 12th के साथ ही नीट की कोचिंग के लिए कोटा भेज देते हैं, या किसी और शहर में भेज देते हैं। ज़्यादातर कोटा ही फेमस है। तो ये क्या करता है, ये आफ्टर 10th में इनकी बहुत अच्छी, क्योंकि परसेंटेज से बहुत शार्प थे ये, तो इन पे इनके पेरेंट्स पूरा ट्रस्ट करते हैं, और इन पे लाखों रुपए का दाव खेला जाता है, और इन बच्चों को भेज दिया जाता है कोटा। ठीक है, और ये 11th 12th किसी डिस्टेंस लर्निंग स्कूल से पढ़ते रहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं ये स्कूल में, और 11th 12th पूरा ये कोचिंग करते हैं। ठीक है, पूरा जो भी कोचिंग है उसमें ही जाते हैं रेगुलरली। और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर 11th 12th ये नीट का एग्जाम देते हैं 12th के साथ ही, 12th बोर्ड के बाद ही जस्ट। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये तो है जो बिल्कुल क्रीम बच्चे होते हैं ना, वो है ये। ठीक है, अब कमाल की बात ये है कि सिर्फ अगर आप क्रीम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जीनियस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्रीम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से फॉलो करना, ध्यान से समझ लेना, और इस चीज़ को फॉलो करना, आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसा करने से। ठीक है, आपको अपना ड्रीम अचीव करने से कोई रोक नहीं पाएगा, बट यू हैव टू टेक करेक्ट डिसीजन एट करेक्ट टाइम। ठीक है, देखो, तो ये तो पहली कैटेगरी। पहले मैं कैटेगरी समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा तीनों के क्या फायदे नुकसान है, और फिर मैं अपनी राय बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो 11th पास कर चुके हैं,
12th बोर्ड के साथ ये लोग नीट की कोचिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि 12th अंडरगोइंग बच्चा जो है वो 12th का एग्जाम भी देगा इस साल, और 12th का एग्जाम देने के बाद वो नीट का एग्जाम भी देगा, ठीक है। इन बच्चों में से भी सिलेक्शन हो जाता है, पर एज कंपेयर टू दिस इनका थोड़ा सा रेशियो सिलेक्शन का कम रहता है, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड कैटेगरी हो गई। ये भी 12th के साथ जो बच्चे रहते हैं, ये भी वो बच्चे रहते हैं जो थोड़े शार्प हो, तभी तो उनको कोचिंग करवाई जा रही है 12th के साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें एवरेज बच्चे भी होते हैं कुछ, एक सारी कहानी बताऊंगा अभी। थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो आफ्टर 12th, जिन्होंने 12th का एग्जाम कर लिया है, 12th का एग्जाम प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, 12th का एग्जाम दे दिया है, और इसके बाद ये नीट की कोचिंग करते हैं। अब इसमें सभी बच्चे आते हैं, कोई भी बच्चा होगा ना जिसके पास बायो होगी, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक है तो वो नीट की कोचिंग जरूर करता है एक बार तो लाइफ में, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे नीट की कोचिंग करेंगे आप, एक एवरेज बच्चा भी कर रहा है, एक बहुत इंटेलिजेंट रहा हो, 10th और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज रहे और किसी कारणवश वो 10th के बाद कोचिंग के लिए नहीं आ पाए हो, तो ये बच्चे भी नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी होगी। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के वो फ्रेशर्स के रहते हैं, वो वाली कैटेगरी, फर्स्ट वाली कैटेगरी। आफ्टर 10th जो 11th 12th के साथ नीट की तैयारी करते हैं उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, चांसेस भले इनके ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी वाले सेलेक्ट नहीं होंगे या आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। समझना ये है कि ये क्रीमी बच्चे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये बोर्ड का पढ़ते ही नहीं है, ये 11th 12th बोर्ड का या 11th 12th क्लास का पढ़ते ही नहीं, ये पूरे साल भर, पूरे 2 साल नीट का ही पढ़ते हैं कोचिंग में। लेकिन नीट का लेवल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपके 11th 12th के सिलेबस से, तो ये इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं कि ये 1 महीना भी अगर लास्ट में पढ़ लेंगे ना 12th के लिए, तो भी ये अच्छे परसेंटेज से उसको स्कोर कर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ये इनको अच्छे परसेंटेज बनाने का, ऐसे मेरिट में आने का भी नहीं रहता है, इनको बस 12th जो है अच्छे नंबर से 70-80% से क्वालिफाई करना रहता है, क्योंकि इनका मेन मकसद रहता है नीट, ठीक है, नीट क्वालिफाई करता है ना पहली ही बार में, ठीक है। क्लियर है बात। अब क्या होता है, ये क्रीमी बच्चे हैं, ठीक है, इनके बाद छोड़ दीजिए आप, इनको हटा देते हैं अपन, ठीक है। अपन है एवरेज भाई, अपन एवरेज है बिल्कुल, ठीक है। अब एवरेज कैसे क्वालिफाई करेगा ये समझो, ठीक है। विद 12th ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके दिमाग में 2 चीजें चलेंगी, ठीक है। 2 चीजें क्या चलेंगी, एक तो चलेगा नीट और एक चलेगा 12th, ठीक है। क्लियर है बात। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हुए तो आप दोनों को साथ में लेके चल पाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, पूरे साल नीट का पढ़ेगा और लास्ट के टाइम पे 12th का 1 महीने पहले बोर्ड का पढ़ लेगा और उससे वो अच्छे परसेंटेज ठोक देगा, ठीक है। क्लियर है बात। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता दोस्तों। कमाल की बात यह कि हर बच्चा अपने आप में खास है और हर बच्चा एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं 2 उनके एम है, एक तो 12th क्लास भी है और एक नीट भी है, ठीक है। ये वीडियो जो है आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, उन्हें भी हेल्प मिलेगी कि वो बच्चे को किस तरफ, किस फील्ड में, किस टाइम पे क्या करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, एक तो 12th है और साथ में नीट है, ठीक है। तो जीत सकते हो आप, मैं ही नहीं कह रहा असंभव है, लेकिन चांसेस कम है दोस्तों। क्यों चांसेस कम है? क्योंकि 2 चीजें हैं, 2 चीजों पे फोकस करोगे तो ध्यान भटकेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मल्टीटास्किंग लोग बहुत रेयर है या है ही नहीं इस दुनिया में। एक तरीके से मान के चले, हम एक वक्त में अगर एक काम करेंगे ना तो उसका नतीजा बहुत बेहतरीन, शानदार होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो ये स्थिति डामाडोल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो कंडीशन है वो है ये बच्चे, ठीक है। तीसरी कंडीशन में 12th के बाद वाले बच्चे आते हैं। इन्होंने क्या किया, 11th 12th पास कर ली, ठीक है। अब 11th 12th में अगर पढ़े ही नहीं भैया, 60% बना रहे हैं या 65% बना रहे हैं, मस्ती मारिए पूरी 11th 12th, तो फिर कोचिंग करो या आपको साक्षात जो है कोचिंग के डायरेक्टर भी आके पढ़ा देना तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें अगर वो बच्चा है, ठीक है, जिसने 11th और 12th, 10th चलो उसका थोड़ा कम परसेंटेज रहा, 10th उसका 95 या बहुत हाई फाई परसेंटेज नहीं रहा, उसका 70-80 एवरेज परसेंटेज रहा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको 10th के बाद कोटा नहीं भेजा, ये 10th के बाद कोचिंग नहीं करवाई, ठीक है। तो वो बच्चा क्या करे, क्योंकि ज्यादा यही कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं, ध्यान से समझना।
ये बच्चा क्या करे, 11th और 12th को बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, अपने स्कूल पे ध्यान दे पूरा, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी बूस्टर से अगर आपको हेल्प मिल रही है, किसी भी यूट्यूब चैनल से हेल्प मिल रही है तो वहाँ से आप पढ़ें। 11th 12th को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत अच्छे से रेफरेंस बुक्स पढ़ें, ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाएं बिल्कुल। 2 साल बहुत अच्छे से आप पढ़ें, 2 साल आपने क्या किया, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। 12th का एग्जाम आपने दिया और 12th के एग्जाम में आपने बहुत अच्छे से फोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने परसेंटेज फोड़ी है 12th के एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छा आपका एग्जाम दिया, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया, अब आप हो गए फ्री, इस बर्डन से तो आप फ्री हो गए, 12th का बर्डन नहीं है। अब क्या है, अब 1 साल ड्रॉप लेंगे अपन, ठीक है, 1 साल ड्रॉप लेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर ड्रॉप लेंगे हमारा तो साल खराब हो जाएगा। अरे यार देखो, साल वैसे भी खराब होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के बाद हम कोई कोर्स करते हैं, कई बार उसमें 1 साल खराब हो जाता है, कई बार हम कोई, या एमबीबीएस के बाद भी आप पीजी की तैयारी करोगे तो पीजी टफ होता है, तो उसमें भी 1 साल ड्रॉप लेके लोग तैयारी करते हैं। तो 1 साल इतना मैटर नहीं करता है, 1 साल खराब होकर भी अगर आप डॉक्टर बन पा रहे हो ना, तो ये बहुत छोटी कीमत है यार, ठीक है, ये सही कह रहा हूँ, बहुत छोटी कीमत है, ठीक है। लेकिन मैं बच्चों ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैं आपको ऐसा रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो बिल्कुल सही हो, ठीक है। मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो बेस्ट हो, ठीक है, जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर होता तो मैं ऐसा करता, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको क्या करना है, आफ्टर 12th जो है 1 साल लेना है ड्रॉप। 12th में आपने बहुत अच्छे परसेंटेज लाई है, अब आप फ्री हो गए 12th से, अब 12th की कोई टेंशन नहीं, 11th 10th 12th कोई टेंशन नहीं, स्कूल से फ्री है आप, ठीक है। अब आप लीजिए ड्रॉप, 1 साल पूरा ड्रॉप लीजिए, 1 साल ड्रॉप लीजिए और 1 साल सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में एक ही लक्ष्य रखिए, नीट, बस, ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, आपके दिमाग में एक ही लक्ष्य नीट, तो आपका 101% क्लियर होगा एग्जाम, ठीक है, आपका पक्का से पक्का क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि आधे बच्चे देखो क्लियर जिनका नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं थे, वो उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही समय पे सही चीज़ नहीं करी उन्होंने, कंफ्यूज हो गए वो, ठीक है, लड़खड़ा गए। कई बच्चे 12th के साथ कोचिंग करते हैं और फिर 12th में फेल हो जाते हैं, होता है ऐसा, ठीक है, और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अब क्या करें हम, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ, इससे आप फाइनेंशियली भी दबाव में नहीं आएंगे और इससे आपके पेरेंट्स भी दबाव में नहीं आएंगे, इससे आप भी दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं बिल्कुल, जो कि बहुत परसेंटेज कम होती है उनकी, तो ये ऑप्शन ठीक है, नहीं तो सबके लिए और बाकी सबके लिए ये वाला ऑप्शन सही है। क्या करें, आफ्टर 12th का एग्जाम, 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ें, 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लाएं, क्योंकि 10th और 12th की परसेंटेज, 10th से आपके जो है सीवी बनना स्टार्ट हो जाता है। सीवी मतलब आपका जो, कभी भी आप जॉब के लिए जाओगे तो आपके अगर बायोडाटा दिखाया जाएगा तो उसमें 10th से स्टार्ट होता है, 10th में कितनी परसेंटेज थी 12th में, तो 10th और 12th के हर्डल्स को आप पार कर चुके हो। अब आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है और 1 साल है आपके पास, और वो है नीट। और 1 साल ईमानदारी से, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, 5 से 6 घंटे भी अगर कोई बच्चे ने पढ़ लिया ईमानदारी से, तो नीट क्लियर उसका ज़रूर से ज़रूर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपके पास 2 लक्ष्य नहीं है, ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं है कि 12th भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। आपके पास एक ही लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ नीट की ही तैयारी करनी है इस साल, और मैं पूरा फ्री हूँ, पूरी तरीके से अपना पूरी जी जान झोंक दीजिए उस चीज़ में, ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा फ़ायदा आपको इससे ये है कि आप मतलब प्रेशर में नहीं आएंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी प्रेशर में नहीं होंगे कि 12th भी है बच्चे की और इस साल नीट भी है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली भी आप, ठीक है, एक बार पैसे लगा दिए। और देखो ज़्यादा सोचना मत, अभी आप 16, 17, 18 साल के होते हो तो थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, ठीक है, तो एग्रेशन ज़्यादा रहता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर ये सब आपके साथ होता है ना, तो आप बिल्कुल सामान्य हो दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल हो, ये सबके साथ होता है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सही डिसीजन लेना है, ठीक है, क्योंकि आप ये ऑप्शन अगर ऑप्ट करते हो तो इसके बाद आप पूरा सही तरीके से फोकस कर पाओगे और 1 साल
ये मत सोचना कि 3.5 लाख 5 लाख लगा दिए मेरे माँ बाप ने, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आने ही मत देना। पैसे लगा दिए माँ बाप ने, ठीक है, आप ही के लिए कमाया है ना उन्होंने, आपसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं वो, ठीक है। तो पैसे लगा दिए उन्होंने, ठीक है, कोचिंग की फीस दे दी आपने, आप कोचिंग में एनरोल्ड हो गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने ये कर लिया, उसके मेरे माँ बाप ने तो अपने ज़मीन बेच के ये पैसे दिए मुझे, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, उन्होंने बड़े मुश्किल से, ये सब चीज़ें, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर दिमाग में भरे रखोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो फीस देने के बाद बस दिमाग में एक ही चीज़ रखें कि मुझे जो है अपना 100% देना है इस एग्ज़ाम को, साल भर मुझे बहुत डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी है, नतीजा जो भी भगवान देगा फिर सब मंजूर होगा, ठीक है, और जो भी वो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, ये बात ध्यान रखना, बशर्ते आपने मेहनत पूरी ईमानदारी से करी हो, ठीक है। तो दोस्तों ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आप में से किसी को इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि कब कोचिंग लेनी है, और बच्चे में टैलेंट होते हुए भी सिर्फ क्योंकि सही समय पर उसने सही ऑप्शन नहीं लिया, इस वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, अगर मदद मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरीके के पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ इस तरीके के बीच बीच में वीडियो, स्टूडेंट रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो लाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।